हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। दोस्तों, आपकी मनोविज्ञान की क्लासेस चल रही थी। पिछली जो मेरी वीडियो गई थी वो एनटीए नेट की प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन गए थे उसमें। अब आज के बाद आपकी मनोविज्ञान की क्लास वापस से कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, आज की क्लास में आपकी पिछली क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में उनकी डेफिनेशंस का एक्सप्लेनेशन, उनका मीनिंग वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देखिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय की। मनोविज्ञान के संप्रदाय। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें मनोविज्ञान के संप्रदाय से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अगर बहुत इजी क्वेश्चन आपका आ रहा है तो वो सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, या फिर उसके अंदर कि इस संप्रदाय में जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मनोविज्ञान के बारे में अपनी कौन सी विचारधारा प्रस्तुत की है और उनका कॉन्सेप्ट क्या था, या फिर उस जो संप्रदाय है उसको क्यों नकार दिया गया, यानी कि अगला संप्रदाय क्यों आया। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आज जिस संप्रदाय की हम बात करेंगे तो उसमें है सबसे पहला जो संप्रदाय आया मनोविज्ञान का, वो आया संरचनावाद। नाम सबको पता होगा, संरचनावाद। ठीक है, अब किसी भी संप्रदाय की शुरुआत होगी तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके प्रवर्तक की। ठीक है, किसने शुरू किया, क्या किया। तो अगर हम संरचनावाद की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक थे वो विलियम वुंड थे। विलियम वुंड और उनके शिष्य टिचनर। ठीक है, इन दोनों का अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन, एक नाम आता है तो उसमें सबसे पहला नाम आप विलियम वुंड लिखेंगे, और अगर विलियम वुंड या सहयोगी या टिचनर या उनके सहयोगी तो उनमें इन दोनों का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं संरचनावाद की, जो मनोविज्ञान का एक संप्रदाय था जो सबसे पहले आया, यानी कि मनोविज्ञान को सीधा सीधा कह लीजिए कि स्वतंत्र विषय बनने के बाद जो एक स्वतंत्र विषय के रूप में सबसे पहले जो काम किया वो किसने किया, संरचनावाद ने काम किया। उसके प्रवर्तक विलियम वुंड और उनके शिष्य टिचनर थे, और इन्होंने जो पूरा का पूरा इनका संप्रदाय था ये किस पर आधारित था, यानी कि इन्होंने इस जो अपनी विचारधारा प्रस्तुत की उसमें किस विधि का प्रयोग किया, इन्होंने अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो संरचनावादी संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने संरचनावाद में किस विधि का प्रयोग किया था। तो सीधे सीधे आपको यही बता देना है, इसको कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए आप, कि संरचनावाद के प्रवर्तक विलियम वुंड थे, और अगर सहयोगियों का नाम भी साथ में आता है, उनके शिष्य का नाम, तो ये टिचनर का नाम इनके साथ में आता है। और संरचनावादियों ने अपने जो इन्होंने संप्रदाय दिया संरचनावाद, इसमें इन्होंने अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से चीजों को क्लियर करने की कोशिश की है, यानी मनोविज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, अब अंतर्दर्शन विधि क्या होती है। अंतर्दर्शन यानी कि अंतर यानी कि अपने अंदर, दर्शन यानी कि देखना, अंतर यानी कि अंदर। ठीक है, इन्होंने सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट दे दिया कि हम या बच्चा क्लासरूम में आ रहा है या कोई भी व्यक्ति है वो अपनी कमियों को खुद से दूर करेगा, अपने अंदर झांक कर अपनी बुराइयों को महसूस करके कि हाँ वो ये काम गलत कर रहा है, ये उसमें बुराई है, ये उसमें कमी है, उसको वो खुद से अपने अंदर देखकर खुद से दूर करेगा। यानी कि जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, ठीक है, तो उसने कोई रिएक्ट कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो वो तुरंत वो चीज महसूस करेगा कि हाँ मुझे ये गुस्सा नहीं करना है, या फिर मेरे गुस्सा बार बार गुस्सा आने के क्या कारण है, उन कारणों का पता व्यक्ति खुद लगाएगा ताकि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सके। अब इसके बाद बात आती है कि संरचनावादियों की और क्या देन थी। तो संरचनावादियों ने सबसे पहले, जो ये बात मैं पहले भी एक क्वेश्चन बता चुकी हूं कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना हुई तो 1879 में पहली मनोविज्ञान की
प्रयोगशाला की स्थापना, प्रयोगशाला की स्थापना। तो ये पहली मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला की स्थापना थी वो किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी, 1879 में की थी। और ये भी किसकी देन है? संरचनावादियों की ही देन है। यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछा था। एक तो सीधा सीधा आपसे पूछ लेंगे कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय किस संप्रदाय को जाता है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा इसका आंसर होगा कि संरचनावादियों को जाता है। ठीक है, अगर सन पूछा जाता है तो 1879 में की थी। ठीक, किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए पूरी तरह से कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, किस संप्रदाय ने की थी? तो संरचनावादियों द्वारा की गई थी। संरचनावादी कौन थे? वो विलियम वुंट थे। और किस ईयर में की गई? 1879 में की गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि पहली शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना। ठीक है, अभी तो अगर आपने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की बात जान ली, के बारे में जान लिया, लेकिन अब हम बात यहाँ पर किसकी करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मनोविज्ञान पूछा जाता है तो आप मनोविज्ञान का आंसर देंगे, और अगर शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाता है तो शिक्षा मनोविज्ञान का देंगे। तो ये 1894 में की गई थी। किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा। जॉन डीवी, ठीक है, जॉन डीवी का नाम तो सबने सुना होगा। ठीक है, तो पहली शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना 1894 में जॉन डीवी के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? शिकागो विश्वविद्यालय में, शिकागो विश्वविद्यालय में। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने हैं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगशाला के बारे में। चूंकि पहली थी इसलिए इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है। अब हम सीधे सीधे अपने कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं कि जो संरचनावादी थे, संरचनावादी जो थे, उन्होंने संरचनावाद के माध्यम से मनोविज्ञान के बारे में अपनी क्या विचारधारा रखी है कि आखिर मनोविज्ञान के अंतर्गत उनका क्या विचार था और मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या सम्मिलित किया जाएगा। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि संरचनावाद के माध्यम से अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करते हुए, किस विधि का प्रयोग करते हुए? अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे? मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसका? व्यक्ति का। ठीक है, प्राणी का मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। ठीक, फिर इन्होंने मनोवैज्ञानिक अध्ययन में क्या सीधे सीधे बता दिया कि उसमें भी जो व्यक्ति का अध्ययन प्राणी का कर रहे हैं, तो चेतन अध्ययन, किसका अध्ययन करेंगे? चेतन अध्ययन करेंगे। उसमें इन्होंने 3 बातें क्लियर की। ठीक है, इसमें इन्होंने 3 बातें क्लियर की। उसमें सबसे पहले जो इन्होंने क्लियर किया वो था, इन्होंने मुख्य बात जो की वो किसकी की? संवेदना की। अगर आपसे पूछा जाए कि संरचनावादियों ने किसकी बात की, यानी कि संरचनावाद जो मुख्य रूप से संबंधित था, इन्होंने किसका क्लासिफिकेशन किया, किसको क्लियर किया? वो था संवेदना, यानी कि सेंसेशन, सेंसेशन। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने बात की भाव की। भाव यानी कि जो हमारे क्या कहते हैं, एक इमेज होती है। ठीक है, और तीसरा इन्होंने बात की प्रतिमा की। ठीक, ओ सॉरी, भाव जो होते हैं यहाँ पर यानी कि हमारी फीलिंग्स, और प्रतिमा यानी कि इमेज की बात की। अब ये सेंसेशन हो गया, ये फीलिंग हो गया और ये इमेज हो गया। अब जो हमारी संवेदना है वो किससे संबंधित है? इन्होंने बताया संवेदना संबंधित है प्रत्यक्षीकरण से। जो हमारे
हमारे भाव हैं, भाव किससे संबंधित हैं? संवेग से, यानी कि संवेगों के माध्यम से हम जानते हैं कि व्यक्ति में किस तरीके का भाव उत्पन्न हो रहा है। वो खुश है, दुखी है, उसे रोना आ रहा है, उसमें वात्सल्य का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये सब किसके माध्यम से? वो डर रहा है। ठीक है, ये सब किसके माध्यम से उत्पन्न होता है? संवेग के माध्यम से हमें पता चलता है। और प्रतिमा के माध्यम से क्या उत्पन्न होते हैं? विचार। ठीक है, तो अब ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि संरचनावाद में संवेदना, भाव और प्रतिमा को मुख्य बताया गया है। ठीक, संवेदना प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है, यानी कि कोई भी चीज हम अगर देख रहे हैं, कोई भी हमारे दिमाग में कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, कोई भी घटना घटित हो रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम उसको देखेंगे। ठीक है, हम उसको देख रहे हैं, देखने के बाद हमारे मन में अच्छा या बुरा क्या उत्पन्न होता है? संवेग उत्पन्न होता है। और संवेग के माध्यम से ही हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है? विचार उत्पन्न होता है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, जैसे कि किसी मृत व्यक्ति को हमने देखा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ले लीजिए कि किसी मृत व्यक्ति को देखा है, फिर रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई व्यक्ति की पार्थिव शरीर जा रहा है, तो उसके हमारे मन में भाव उत्पन्न होगा, दुख का भाव उत्पन्न होगा, संवेग कि हाँ ये व्यक्ति क्या हो गया है, ये मर गया है व्यक्ति। और फिर उसके बाद हमारे मस्तिष्क में एक इमेज बनेगी, उससे विचार उत्पन्न होंगे। ठीक है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये व्यक्ति अगर खत्म हुआ है तो क्यों खत्म हुआ है, इसका कोई वजह रही होगी, कारण रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के विचार हमारे दिमाग में उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि संरचनावादियों ने अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करते हुए मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। ठीक है, और मनोविज्ञान को एक अलग विषय, स्वतंत्र विषय देने का श्रेय भी संरचनावादियों को जाता है। इन्होंने मुख्य रूप से चेतन का अध्ययन किया। व्यक्ति का जो चेतन होता है उसमें इन्होंने 3 बिंदुओं पर मुख्य प्रकाश डाला कि हर चीज किससे संबंधित होती है? संवेदना, भाव और प्रतिमा से। ठीक है, संवेदना का संबंध यानी कि सबसे पहले कोई चीज हम देखते हैं तो अच्छी या बुरी जो भी देखते हैं उससे संबंधित संवेगों की उत्पत्ति हमारे मन में होती है और संवेगों से ही विचारों का जन्म होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो संरचनावाद था या संरचनावादी विचारधारा थी, इसमें क्या कमी या क्या दोष पाए गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्होंने पूरी तरह से जो अंतर्दर्शन विधि के बारे में बताया। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि के बारे में जो इन्होंने बताया, तो ये कहीं ना कहीं कैसी विधि है? ये एक तरीके से कम विश्वसनीय, यानी कि इसकी जो विश्वसनीयता है, इस विधि की विश्वसनीयता वो क्या है? शक के घेरे में रहती है। ठीक है, इसमें विश्वसनीयता की भी कमी है और वैधता की भी कमी है। ठीक है, इन दोनों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, यानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और बात करें तो इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव था। वस्तुनिष्ठता यानी कि ये एक तरीके से व्यक्तिगत विधि है। इसकी बात करें तो ये क्या है? व्यक्तिगत है, यानी कि व्यक्ति अपने अंदर जो उसकी कमियां हैं वो उनको पहचान कर भी छुपा सकता है। ठीक है, वो लोगों के सामने प्रदर्शित करने से उसको क्या कर सकता है? मना कर सकता है कि अगर किसी व्यक्ति में चोरी करने की आदत है या कोई गलत आदत है, तो वो जानता है कि हाँ मेरे अंदर ये गलत आदत है, वो उसको पहचान भी लेता है, लेकिन वो सार्वजनिक करने से कतरा सकता है। तो इसलिए ये विधि जो थी वो पूरी तरह से व्यक्तिगत है और इसको सब पर लागू नहीं किया जा सकता और इनमें विश्वसनीयता और वैधता की कमी थी। फिर इन्होंने केवल किस पर काम किया? चेतन पक्ष पर काम किया। ठीक है, इन्होंने सीधा सीधा कह दिया चेतन का अध्ययन करना है। इन्होंने व्यक्ति के अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व
यानी अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया। यानी कि व्यक्ति किस तरीके से अभिप्रेरित होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा हो सकता है। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं किसकी, 3 पक्ष की अगर हम बात कर भी रहे हैं तो उनमें कोई भी व्यक्ति अगर देखता है किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को होते हुए देख रहा है, प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, उसके मन में संवेगों की उत्पत्ति हो रही है, फिर वो अपने विचार प्रदर्शित कर रहा है, तो वो किस तरीके के व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा, यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है। इसलिए इनके इस सिद्धांत की जो वर्तमान में प्रासंगिकता है वो धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि और आगे बहुत सारे जो संप्रदाय हैं वो आते गए, इसलिए इनकी जो प्रासंगिकता थी धीरे 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 घटती गई। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो एक कहते हैं ना, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में व्यवस्थित करने का श्रेय संरचनावादियों को जाता है। पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित करने का श्रेय इनको जाता है, ठीक है। फिर एक वैज्ञानिक ढंग से जो अध्ययन होना चाहिए मनोविज्ञान का, उसको शुरू करने का श्रेय भी इनको जाता है, ठीक। तो अब ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो 3 से 4 5 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। उन 5 क्वेश्चन को आप ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास से बस इतना ही। आगे के जो संप्रदाय हैं धीरे धीरे एक एक संप्रदाय बहुत अच्छे से डिटेलिंग में आपको आगे वाली क्लासों में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लें। धन्यवाद।